हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज। इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में हम लोग जो है 15 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द 16th लेक्चर। ओके, ये आपका 16th लेक्चर है इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज का। ठीक है, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज पाइपलाइनिंग। अभी तक जो 15 लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी मास्टर कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, बहुत प्यार से मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। फुल डेडिकेशन के साथ मैंने ये पीपीटीज बनाई हैं आपके लिए। ठीक है, जिससे कि आप बेनिफिटेड हो सकें, सारे स्टूडेंट्स बेनिफिटेड हो सकें। वो सारे पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, मास्टर पॉइंट्स, मास्टर कॉन्सेप्ट्स कलेक्ट किए हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन सीओ में बनते हैं। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी मास्टर कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीवाईक्यूज भी कराए हैं कि उस पर्टिकुलर मास्टर कॉन्सेप्ट से किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिटेड करने के लिए आपको तो आपको सिर्फ करना क्या है कि इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज को सीओए की आपको वायरल करना है, हर बच्चे तक पहुंचा देना है, सबको आईएएस मास्टर के प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। ठीक है, जिससे कि सारे बच्चे बेनिफिटेड हो पाए हमारी टीम से, जो सीएस की टीम है। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट की आपको मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, सो सारे बच्चों तक पहुंचा दो, मेरे जो भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन तक भी पहुंचा दो कि पंकज मिश्रा सर जो है आईएएस मास्टर के प्लेटफॉर्म पर सीओए की मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का कॉन्सेप्ट। जो आने वाले कमिंग 4 लेक्चर्स हैं आपके 16, 17, 18, 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप अपने 4 से 6 मार्क्स, मैक्सिमम 6 मार्क्स तक इंश्योर कर सकते हो, क्योंकि पाइपलाइनिंग और मैपिंग टेक्निक्स, ठीक है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में मैपिंग टेक्निक्स है, वहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 मार्क्स तक आप इंश्योर कर सकते हो अपने। ठीक है, फिर 20th लेक्चर में हम लोग डीएमए देखेंगे, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, मोस्ट अवेटेड कॉन्सेप्ट दैट इज व्हाट पाइपलाइनिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो एक प्रोग्राम में कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। प्रोग्राम कंटेन्स सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद डेटा। ठीक है, तो वो जो आपके प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके 2 तरीके से एग्जीक्यूट हो सकते हैं प्रोसेसर पर। ठीक है, एक तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपका नॉन पाइपलाइंड प्रोसेसर में एग्जीक्यूट हो सकते हैं, और दूसरा पाइपलाइंड प्रोसेसर में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। नॉन पाइपलाइंड में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, आपके प्रोसेसर की परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि जब नॉन पाइपलाइंड प्रोसेसर में क्या था, ठीक है, कि जब तक आपका प्रीवियस इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता था जो आपके प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करने के लिए लिया है, फेच किया है, तब तक आप नया इंस्ट्रक्शन उस प्रोसेसर को नहीं दे सकते। पहले वो एक इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, फेच करेगा, डिकोड करेगा, ठीक है, मेमोरी रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जब ये सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा, सारे फेजेस स्टेजेस कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, तब वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, फेच करेगा, उस प्रोग्राम के दूसरे इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। ठीक है, तो यहां पर प्रोसेसर की जो है आपकी जो परफॉर्मेंस थी, सिस्टम की परफॉर्मेंस थी, वो डाउन थी। ठीक है, ज्यादा टाइम ले रहा था, ठीक है, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका कौन, नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर, क्योंकि यहां पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन प्रोसेसर कैन टेक द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। ओके, पाइपलाइन एग्जीक्यूशन में क्या था, पाइपलाइन एग्जीक्यूशन में आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके ओवरलैपिंग मैनर में एग्जीक्यूट हो सकते थे। ठीक है, मतलब प्रोसेसर ने एक इंस्ट्रक्शन को फेच किया मेमोरी से, ठीक है, अभी उसका आउटपुट, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही आपका इंस्ट्रक्शन फेच, जो इंस्ट्रक्शन को फेच किया, जैसे ही वो आपका डिकोड होने के लिए गया, तो आपके प्रोसेसर ने दूसरे इंस्ट्रक्शन को भी फेच कर लिया। मतलब आपके इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ओवरलैपिंग मैनर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? सो समझ में आ गया होगा। तो यहां पे डेफिनेटली आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ गई पाइपलाइन प्रोसेसर में। ठीक है, प्रोसेसर की स्पीड बढ़ गई टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ठीक है, सो वही पॉइंट मैंने यहां पे लिख दिए हैं आपको बेटर वे में समझाने के लिए। ए प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सेवरल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दीज इंस्ट्रक्शंस में बी एग्जीक्यूटेड इन द फॉलोइंग 2 वेज। अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं वो नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन देखते आ रहे हैं। ठीक है, हमने देखा कि एक इंस्ट्रक्शन को पहले फेच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर उसको मेमोरी रीड करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब ये पूरा सब साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी इंस्ट्रक्शन साइकिल की, तब वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फिर से फेच करेगा। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर कैन फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ओनली। बट पाइपलाइन प्रोसेसर में क्या है, इंस्ट्रक्शन को फेच किया, जैसे ही वो डिकोड होने के लिए गया
तो इंस्ट्रक्शन फेच वाली जो स्टेज है वो खाली नहीं रहेगी, वो दूसरे इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेगी। तो मतलब इंस्ट्रक्शंस आपके ओवरलैपिंग मैनर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं पाइपलाइन प्रोसेसर में, ठीक है, पाइपलाइन एग्जीक्यूशन में, ठीक है। सो दीज इंस्ट्रक्शंस में बी एग्जीक्यूटेड इन द फॉलोइंग टू वेज, ठीक है, नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन एंड पाइपलाइन एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो पता चल गया आपको। नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन में क्या था, जो भी मैंने आपको अभी यहाँ पे पॉइंट्स बताए वही हैं। ए नॉन पाइपलाइन आर्किटेक्चर या प्रोसेसर, ओके, ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंसली वन आफ्टर द अदर, सिक्वेंसली एग्जीक्यूट होंगे। प्रोग्राम के सारे इंस्ट्रक्शंस जो मेमोरी में स्टोर है वो सिक्वेंसली एग्जीक्यूट होंगे। पहले एक इंस्ट्रक्शन आपका फेच होगा, फिर वो डिकोडिंग के लिए जाएगा, फिर मेमोरी रीड होगी, फिर एग्जीक्यूट होगा। जब ये सारे सब साइकिल्स आपके पूरे होंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल के, ठीक है, जब एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा तब वो प्रोसेसर फिर से मेमोरी में जाएगा, दूसरे इंस्ट्रक्शन को उस प्रोग्राम के फेच करेगा। तो वन आफ्टर अनदर सिक्वेंसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जिससे टाइम ज्यादा लग रहा था, ठीक है, प्रोसेसर की परफॉर्मेंस डिग्रेड, स्पीड कम थी, ठीक है। तो सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, मतलब कोई भी स्टेज खाली ना रहे, ठीक है। ओवरलैपिंग, जैसे 4 स्टेज है, जैसे इंस्ट्रक्शन फेच है, इंस्ट्रक्शन डिकोड है, मेमोरी रीड है और आपका एग्जीक्यूशन स्टेज है। तो पाइपलाइन में क्या हो रहा है कि इंस्ट्रक्शन फेच ने इंस्ट्रक्शन फेच स्टेज ने इंस्ट्रक्शन फेच कर लिया मेमोरी से, जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन दूसरी स्टेज में गया, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग के लिए गया, तो इंस्ट्रक्शन फेच वाली जो स्टेज है वो खाली नहीं रहेगी, आइडल नहीं रहेगी, वो दूसरे इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेगी मेमोरी से। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपके ओवरलैपिंग मैनर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं पाइपलाइनिंग में, समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ सिक्वेंसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं वन आफ्टर द अनदर, वहां पे ओवरलैपिंग मैनर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ए न्यू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट्स ओनली आफ्टर द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन हैज एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली। नए इंस्ट्रक्शन को आप तभी एग्जीक्यूट कर सकते हो जब प्रीवियस इंस्ट्रक्शन जो फेच किया था मेमोरी से प्रोसेसर ने, उसको वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर चुका हो, ठीक है। दिस स्टाइल ऑफ एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन इज हाईली इनएफिशिएंट। इससे आपकी स्टेजेस क्या है, आइडियल रह रही है, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन फेच वाली स्टेज थी, जब उसने इंस्ट्रक्शन को फेच किया नॉन पाइपलाइन में, तो जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन डिकोड के लिए गया तो इंस्ट्रक्शन फेच तो आपकी आइडियल ही रही ना कुछ साइकिल तक, जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो गया, ठीक है, इनएफिशिएंट है। एग्जाम्पल, कंसिडर ए प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ 3 इंस्ट्रक्शंस in a non-pipelined architecture. These instructions execute one after the other as, okay, so इस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे। एक इंस्ट्रक्शन फेच होगा, वो पूरा एग्जीक्यूट होगा, देन फिर जब यहाँ इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन वो फेच करेगा, पूरा एग्जीक्यूट करेगा, चल इसका जब कंप्लीट होगा तो ये तीसरा इंस्ट्रक्शन फेच करेगा और एग्जीक्यूट होगा। सो इफ टाइम टेकन फॉर एग्जीक्यूटिंग वन इंस्ट्रक्शन इज t, देन टाइम टेकन फॉर एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन इज व्हाट, nt, ठीक है, nt, ठीक है। सो इसको आप साइकिल टाइम को NTN भी कह सकते हो, साइकिल टाइम ऑफ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर, ओके, NTN भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, T भी कह सकते हो, ठीक है। तो NTN। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पाइपलाइन एग्जीक्यूशन की, पाइपलाइन प्रोसेसर की, ठीक है। सो पाइपलाइन प्रोसेसर में आपके 2 एंड होते हैं, एक इनपुट एंड होता है, एक आउटपुट एंड होता है, ठीक है। और पाइपलाइन प्रोसेसर में जो हमारे हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट स्टेजेस में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, और हर स्टेज का अपना एक वर्क होता है, अपनी एक फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। यहां पर अगर पाइपलाइन प्रोसेसर ने एक एंड पर इनपुट लिया, अभी वो दूसरे एंड पर उसका आउटपुट अपीयर नहीं हुआ, तब तक आपके पाइपलाइन ने क्या किया, दूसरे इनपुट को भी फेच कर लिया मेमोरी से, दूसरे इंस्ट्रक्शन को भी फेच कर लिया मेमोरी से। सो इससे क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपके इंस्ट्रक्शंस है, जो न्यू इंस्ट्रक्शंस है, वो ओल्ड इंस्ट्रक्शंस के साथ, न्यू इनपुट्स ओल्ड इनपुट्स के साथ ओवरलैपिंग मैनर में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ओके, इन पाइपलाइन प्रोसेसर, ठीक है। सो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, 1 by 1 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, ठीक है। इन ए पाइपलाइन प्रोसेसर, ए पाइपलाइन हैज 2 एंड्स, ओके, पाइपलाइन के कितने एंड्स हैं, 2 एंड्स हैं, the input end and the output end, okay. Between these ends there are multiple stages or segments, ठीक है। इन दोनों एंड्स के बीच में, इनपुट और आउटपुट एंड्स के बीच में मल्टीपल स्टेजेस हैं और सेगमेंट्स हैं, such that the output of one stage is connected to the input of the next stage, ठीक है, and each stage performs a specific operation। जो आउटपुट है एक स्टेज का, वो एज ए इनपुट कनेक्ट हो रहा है दूसरे स्टेज से, ठीक है। और एक स्टेज के आउटपुट को स्टोर करने के लिए हम लोग बफर, लैच या रजिस्टर यूज करते हैं, इंटरफेस यूज करते हैं, ठीक है। द डेफिनेशन स्टेट्स दैट
insert the new input into the pipe before completion of the old input. ओके, जो पाइपलाइनिंग की डेफिनेशन कहती है वो कहता है इंसर्ट करते रहो न्यू इनपुट्स, ये वेट मत करो कि दूसरे एंड पर उन जो पहले इनपुट लिए थे उनका आउटपुट आया कि नहीं आया, ठीक है. दैट मीन्स द न्यू इनपुट्स आर एग्जीक्यूटेड अलॉन्ग विद द ओल्ड इनपुट्स, देयरफॉर पाइपलाइनिंग अलाउज ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस. पाइपलाइनिंग क्या अलाउ कर रही है? ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अलाउ कर रही है, ठीक है. नेक्स्ट वन, इंटरफेस रजिस्टर्स आर यूज्ड टू होल्ड द इंटरमीडिएट आउटपुट बिटवीन टू स्टेजेस. दीज इंटरफेस रजिस्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लैच और बफर, ठीक है. इन जो इंटरफेस रजिस्टर्स यूज करते हैं बिटवीन टू स्टेजेस उनको लैच या बफर कहते हैं, ठीक है. जो एक स्टेज के आउटपुट को होल्ड करके फिर दूसरे स्टेज को एज ए इनपुट देते हैं, ठीक है. सो लैच और बफर यूज करते हैं, ठीक है. ऑल द स्टेजेस इन द पाइपलाइन अलॉन्ग विद द इंटरफेस रजिस्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय ए कॉमन क्लॉक. जितनी भी स्टेजेस होती हैं आपकी पाइपलाइन प्रोसेसर में, ठीक है, जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं विद द इंटरफेस रजिस्टर्स, उन सबको कंट्रोल करते हैं कॉमन क्लॉक से, ठीक है. सो आई थिंक पूरी बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक है. डिजाइनिंग ऑफ पाइपलाइनिंग, ठीक है. डिजाइनिंग ऑफ पाइपलाइनिंग, ठीक है. सपोज यहाँ पर हम लोग 4 स्टेज का पाइपलाइन प्रोसेसर कंसीडर कर रहे हैं. 4 स्टेज का पाइपलाइन प्रोसेसर कंसीडर कर रहे हैं. लेट अस कंसीडर 4 स्टेज पाइपलाइन आर्किटेक्चर. द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग 4 स्टेजेस, ठीक है. इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड राइट बैक, ठीक है. These are the 4 stages in the pipeline processor. To implement 4-stage pipeline, the hardware of the CPU is divided into 4 functional units. Yes, each functional unit performs a dedicated task. ठीक है. जो हार्डवेयर यूनिट होंगी आपकी CPU की वो डिवाइड हो जाएंगी 4 फंक्शनल यूनिट में, स्टेजेस में, ठीक है. हर एक स्टेज का अपना एक यूनिक वर्क होगा, ठीक है. सो ये आपका जो है 4 स्टेज का पाइपलाइन प्रोसेसर है, ठीक है. IF इंस्ट्रक्शन फेच, ठीक है. ID इंस्ट्रक्शन डिकोड, IE इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड राइट बैक. सो हर एक स्टेज यहाँ पर आपके, ठीक है, इंटरमीडिएट इंटरफेस रजिस्टर से कनेक्ट है, ठीक है, टू होल्ड दी वन स्टेज आउटपुट एंड टू गिव दी नेक्स्ट स्टेज एज ए इनपुट. ओके, सो 4 स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन यहाँ पर है और सारे के सारों को आपको एक कॉमन क्लॉक से जो है कंसीडर किया गया है, ठीक है. सो परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे और पाइपलाइन प्रोसेसर परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. कंसीडर ए 4 सेगमेंट पाइपलाइन with clock cycle time as TP, with clock cycle time as TP, let there be n task to be completed in the pipeline processor. Okay, कोई k segment की pipeline processor है जिसका clock cycle time TP है, let there be n task, ठीक है, and instructions are to be completed in the pipeline processor. Now the first instruction is going to take k cycles. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कितने साइकिल लेगा, के साइकिल लेगा, देख लेते हैं, ठीक है. सपोज हमारे पास 4 स्टेज का पाइपलाइन प्रोसेसर है, ठीक है, S1, S2, S3 एंड S4. 4 स्टेज का पाइपलाइन प्रोसेसर है, ठीक है. ये आपके 4 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, 4 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है. तो यहाँ पर आपका I1, यहाँ पर ये I2, यहाँ पर ये I3, यहाँ पर ये I4, ठीक है. फिर I1 यहाँ पर, ठीक है, मैं ऐसे यूज़ कर ले रहा हूँ. फिर I1 यहाँ पर I2, हर एक इंस्ट्रक्शन 1 साइकिल ले रहा है. फिर I4 यहाँ पर, फिर S2, I1 यहाँ पे फेच होगा, फिर यहाँ पे I2, फिर यहाँ पे I3, फिर यहाँ पे I4, ठीक है. और फिर यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3 एंड यहाँ पे I4, ठीक है. सो पहला इंस्ट्रक्शन बाय डिफॉल्ट कितने साइकिल ले रहा है, 1 2 3 4 5 6 7. सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका कितने साइकिल ले रहा है, 4 साइकिल ले रहा है. तो कितने सेगमेंट का पाइपलाइन प्रोसेसर था ये, 4 सेगमेंट का पाइपलाइन प्रोसेसर था. 4 स्टेज या 4 सेगमेंट का पाइपलाइन प्रोसेसर था जो 4 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है. सो पहला इंस्ट्रक्शन कितने साइकिल में कंप्लीट हो रहा है आपका, ये 4 इंस्ट्रक्शन में 4 साइकिल ले रहा है, ठीक है. फिर रिमेनिंग जो मेरे टोटल चारों के चारों इंस्ट्रक्शन कितने साइकिल ले रहे हैं, 7 साइकिल ले रहे हैं, ठीक है.
सो कहने का मतलब है कि पहले इंस्ट्रक्शन को एग्जैक्टली अगर के सेगमेंट का पाइपलाइन प्रोसेसर है तो पहला इंस्ट्रक्शन को कितने साइकिल चाहिए होगा, के साइकिल चाहिए होगा, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। देन आपके रिमेनिंग कितने बचे, n-1, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल कितना लग रहा है, 7 लग रहा है, तो पहले को अगर 4 चाहिए तो रिमेनिंग n-1 यानी कि 4 - 1 3, तो n-1 को जितने भी इंस्ट्रक्शन है n-1 को हर एक n-1 इंस्ट्रक्शंस को 1 साइकिल चाहिए ईच को, ठीक है। सो n-1 इंस्ट्रक्शंस तो n-1 साइकिल्स, ठीक है। सो 3 + 4 + 3 टोटल 7 साइकिल्स लगेंगी क्लॉक साइकिल्स, तो वही यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया गया, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया। नाउ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू टेक k साइकिल्स टू कम आउट ऑफ द पाइपलाइन, बट द अदर n-1 इंस्ट्रक्शन विल टेक ओनली 1 साइकिल ईच, ठीक है। n-1 जो इंस्ट्रक्शन रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन उनमें से हर एक इंस्ट्रक्शन एक साइकिल लेगा, दैट इज ए टोटल ऑफ n-1 साइकिल। n-1 इंस्ट्रक्शंस थे तो n-1 साइकिल्स लगेंगी। सो टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट n इंस्ट्रक्शन इन ए पाइपलाइन प्रोसेसर, के सेगमेंट पाइपलाइन प्रोसेसर, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी लगेंगी, दैट मच। एग्जीक्यूशन टाइम ये है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम का फॉर्मूला पूरा ये है। अगर नंबर ऑफ साइकिल्स की बात करें तो नंबर ऑफ साइकिल्स लगेंगी k + n-1, k + n-1, ठीक है। तो k + n-1 into TP. So speed up of the pipeline processor over the non-pipeline processor when n tasks are executed on the same processor is, so S equal to performance of non-pipeline processor divided by performance of pipeline processor. परफॉर्मेंस आपका क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 एग्जीक्यूशन टाइम के, ठीक है, ये आपको पता है। तो इससे फॉर्मूला निकाल लेंगे अभी हम, ठीक है। सो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके। S इक्वल टू फॉर्मूला मेरा क्या था, परफॉर्मेंस ऑफ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर, ओके। सो क्या हो जाएगा, ये परफॉर्मेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एग्जीक्यूशन टाइम के। सो 1 एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ NP डिवाइड बाई 1 एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ P, execution time of P. Performance of non-pipeline processor divided by performance of pipeline processor, okay. So ये उल्टा हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर डिवाइड बाई परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर डिवाइड बाई परफॉर्मेंस ऑफ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर, ठीक है, नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर, ये फॉर्मूला है। सो ये परफॉर्मेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 एग्जीक्यूशन टाइम के। अब इसको कर लेते हैं। सो परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर, तो अब ये चेंज हो जाएगा 1 एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइपलाइन डिवाइड बाई 1 एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ नॉन पाइपलाइन। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ नॉन पाइपलाइन डिवाइड बाय एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइपलाइन। तो एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ नॉन पाइपलाइन मैंने वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे, n अगर टास्क हैं तो अगर हर एक टास्क tn साइकिल ले रहा है तो n डिवाइड बाई k + n-1, ओके, इनटू TP। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे नंबर ऑफ एंस बढ़ते जाएंगे तो एक फॉर्मूला, एक तो ये हो गया आपका फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, एक तो ये हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका यहाँ पर और होता है, एक तो ये रखना है याद, ठीक है। एक फॉर्मूला जब आपका n इंक्रीज करता जाएगा, व्हेन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंक्रीजेस, देन, ठीक है, देन k + 1, k + n-1 नियरली इक्वल टू n। सो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो S इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, Tn/Tp, साइकिल टाइम ऑफ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर डिवाइड बाय साइकिल टाइम ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करेंगे डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग डिफरेंट प्लेसेस पे यूज करेंगे, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग डिफरेंट प्लेसेस पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है।
तो ये कुछ फॉर्मूलेज हो गए आपके यहाँ पर जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी आगे भी, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले होते हैं आपके जो मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो एक फॉर्मूला और होता है आपका इफिशियंसी इक्वल टू एस अपॉन के, इफिशियंसी ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर पाइप इक्वल टू एस अपॉन के होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है। तो ये सारे फार्मूलाज हैं जिनको हम लोग यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। सो हाइपोथेटिकल जो पाइपलाइन प्रोसेसर होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म पाइपलाइन प्रोसेसर, मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ, यूनिफॉर्म पाइपलाइन प्रोसेसर। यूनिफॉर्म का मतलब है व्हेन ऑल द स्टेजेस विल टेक द सेम स्टेज डिले, ओके, when all the stages of the pipeline processor are having the same okay stage delays, okay, are having the same stage delays, okay, then pipeline processor is called then corresponding pipeline processor is called uniform pipelined processor. Okay. So for example, suppose here this we are using resistor R1, okay, then stage S1 having 2 nanosecond stage delay S1, here this resistor R2 and this is a stage S2 and it is also a same stage delay 2 nanosecond. Here is a resistor R3, intermediate interface between two stages. This is a S3 stage using 2 nanosecond same stage delay. Here is a resistor R4, okay, and this is a stage S4, it is also having the same stage delay, and so on. So this is the 4-stage pipeline uniform pipeline processor. So every stage is having the same stage delay 2 nanosecond, 2 nanosecond, 2 nanosecond. So cycle time in this case is what? Cycle time in uniform pipeline processor, that kind of processor is what? A stage delay. And TP, cycle time of pipeline processor, is what? Stage delay. So TP यानी कि cycle time of pipeline processor, uniform pipeline processor is what? Stage delay. क्योंकि सारी स्टेजेस की जो स्टेज डिले है वो आपकी सेम है, ठीक है। अगर आपका रजिस्टर का बफर डिले गिवन है, रजिस्टर डिले गिवन है, अगर आपका रजिस्टर और बफर डिले गिवन है, अगर तो आपका यहाँ पे साइकिल टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। सो टीपी इक्वल टू स्टेज डिले प्लस बफर डिले, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं,
अगर बफर डिले गिवन है तो स्टेज डिले में ऐड कर देंगे, ठीक है। सो ये केस हो गया आपका यूनिफॉर्म पाइपलाइन प्रोसेसर का। किसका केस हो गया? यूनिफॉर्म पाइपलाइन प्रोसेसर का, यूनिफॉर्म पाइपलाइन प्रोसेसर का केस हो गया ये, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अंडरस्टूड? सो नॉन यूनिफॉर्म का डिस्कस कर लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म्ड का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म पाइपलाइन प्रोसेसर, नॉन यूनिफॉर्म पाइपलाइन प्रोसेसर डिस्कस कर लेते हैं। कब कहेंगे कि आपका जो पाइपलाइन प्रोसेसर है वो नॉन यूनिफॉर्म है? व्हेन all the stages of the pipeline processor are having the different stage delays, the different stage delays, the different stage delays than corresponding pipeline processor is called नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज वी आर हैविंग 4 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर, ठीक है, S1, S2, S3 एंड व्हाट S4, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पर इसका स्टेज डिले 2 नैनो सेकेंड है, इसका 3 नैनो सेकेंड है, इसका 5 नैनो सेकेंड है, इसका 6 नैनो सेकेंड है। हर एक स्टेज का जो स्टेज डिले है वो डिफरेंट है। और यहाँ पर रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं R1, 2 स्टेज के बीच में इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं R2, यहाँ पर ये R3 एंड सो ऑन, ठीक है। सो यहाँ पर ये इनपुट, यहाँ पर ये आपका आउटपुट, ठीक है। तो हर एक स्टेज का डिफरेंट स्टेज डिलेज है। तो इस केस में आपका जो साइकिल टाइम होगा वो होगा मैक्स ऑफ स्टेज डिलेज। साइकिल टाइम इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, यानी टीपी इक्वल टू मैक्स ऑफ स्टेज डिलेज, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा केस, अगर आपका यहाँ पर ये बफर डिले भी गिवन है तो इसी में ऐड कर देंगे साइकिल टाइम कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा केस यहाँ पे देख लो, ठीक है। दूसरा केस यहाँ पे देख लो, ठीक है। सो इफ बफर डिले इज गिवन, अगर बफर डिले भी आपको गिवन है अगर आपको बफर डिले भी गिवन है तो
टीपी कैसे कैलकुलेट करोगे, टीपी इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करोगे, मैक्स ऑफ स्टेज डिलेज प्लस बफर डिले। ओके, इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट वन है। ये भी आपके लिए क्या है, सारे पॉइंट्स ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेने चाहिए। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स हो गए आपसे रिलेटेड टू पाइपलाइन प्रोसेसर। ओके, अब जितने भी इंपॉर्टेंट मास्टर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टू पाइपलाइनिंग वो मैंने आपको दे दिए, वो मैंने क्या कर दिया, आपको दे दिए। अब आपको क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। क्या सॉल्व करेंगे, वन बाय वन करके हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इनके। ठीक है, सो चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं वन बाय वन करके। तो ये पहला क्वेश्चन है इसका, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल हर तरीके का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो कर लेते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ ए पाइपलाइन प्रोसेसर सफर्स इफ, ओके, द परफॉर्मेंस ऑफ ए पाइपलाइन प्रोसेसर सफर्स इफ द पाइपलाइन स्टेजेस हैव डिफरेंट डिलेज। यस, ठीक है, पाइपलाइन स्टेजेस का अगर डिफरेंट डिलेज है तब भी जो है पाइपलाइन प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है वो सफर करेगा। कॉन्जिक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यस, द पाइपलाइन स्टेजेस शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज। यस, ठीक है, हार्डवेयर रिसोर्सेज ही तो प्रोसेसर के डिवाइड होते हैं आपके पाइपलाइन स्टेजेस में। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, यस, ऑल द 3 पॉइंट्स आर रिलेटेड। इन सब की वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है पाइपलाइन प्रोसेसर का वो सफर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, comparing the time t1 taken for a single instruction on a pipelined CPU, comparing the time t1, ठीक है, comparing the time t1 taken for a single instruction, okay, t1 जो टाइम है वो सिंगल इंस्ट्रक्शन के लिए है ऑन ए पाइपलाइन CPU, मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन CPU पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो t1 टाइम लग रहा है। बिट टाइम t2 taken on a non-pipelined but identical CPU, we can say that single instruction है, सिंगल इंस्ट्रक्शन को अगर पाइपलाइन प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट करें तो t1 टाइम लग रहा है, सेम इंस्ट्रक्शन को सेम प्रोसेसर पर बट नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो t2 लग रहा है। सो डेफिनेटली यार आपकी जो स्टेजेस होती हैं उनमें डिफरेंट डिलेज होता है। ठीक है, तो आपके इंस्ट्रक्शन को सब स्टेजेस से होकर जाना पड़ेगा तो डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं तो पाइपलाइन प्रोसेसर को यूज करना बेटर है, तब आपका कम टाइम लगेगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगी। सिंगल इंस्ट्रक्शन है तो नॉन पाइपलाइन में कम टाइम लगेगा। ठीक है, सिंगल इंस्ट्रक्शन है तो नॉन पाइपलाइन में कम टाइम लगेगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो t1 लेस देन इक्वल टू t2, t1 लेस देन t2, नो, t1 ग्रेटर देन इक्वल टू t2। ठीक है, यस, t1 जो है आपका लेस देन तो नहीं होगा t2 से। ठीक है, t1 ज्यादा ही होगा। t1 लेस देन इक्वल टू t2, नो, t1 ग्रेटर देन इक्वल टू t2। यस, इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, तो बी इज द राइट आंसर है। ओके, बी इज द राइट। t1 आपका लेस तो नहीं होगा क्योंकि t1 वो टाइम है जो सिंगल इंस्ट्रक्शन के लिए पाइपलाइन प्रोसेसर पे लग रहा है और t2 वो टाइम है जो सिंगल इंस्ट्रक्शन के लिए नॉन पाइपलाइन पे लग रहा है, तो डेफिनेटली t2 कम होगा क्योंकि t1 में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, बहुत परफॉर्मेंस सफर करती है आपकी पाइपलाइन प्रोसेसर की। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो, ये आपका अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं। ठीक है, इस तरीके का, फिर आपको टाइम दिया करूंगा मैं। ठीक है, उनको आपको करना रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए 4 स्टेज पाइपलाइन हैज द स्टेज डिलेज एज 150, 120, 160 and 140 नैनोसेकेंड्स, ओके, रेस्पेक्टिवली। तो जो आपका पाइपलाइन प्रोसेसर है वहां पर जितनी भी स्टेजेस हैं उन सब का स्टेज डिले क्या है आपका, डिफरेंट है। नॉन यूनिफॉर्म पाइपलाइन प्रोसेसर है, 4 स्टेज का पाइपलाइन प्रोसेसर है। ठीक है, तो के की वैल्यू लिख लो यहाँ पे, कितने सेगमेंट का है,
4 स्टेज का, ठीक है, 4 स्टेज का, ठीक है। और हर किसी की स्टेज डिले आपकी डिफरेंट है, पहले की है 150, दूसरे की 120, 160 एंड 140 नैनो सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। रजिस्टर्स दैट आर यूज्ड बिटवीन द स्टेजेस हैव ए डिले ऑफ 5 नैनो सेकेंड्स। जो इंटरफेस रजिस्टर्स यूज करते हैं बिटवीन 2 स्टेट्स, उनका भी डिले 5 नैनो सेकेंड्स है ईच। Assuming constant clocking rate, the total time taken to process 1000 data items, कितने डेटा आइटम्स, कितने इंस्ट्रक्शंस हैं, 1000 डेटा इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑन दिस पाइपलाइन विल बी, कितना एग्जीक्यूशन टाइम लगेगा इस 4 स्टेज के पाइपलाइन प्रोसेसर पर अगर इस सिस्टम को एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पाइपलाइन प्रोसेसर है, तो क्या करेंगे, टीपी कैसे निकालोगे भाई, टीपी इक्वल टू मैक्स ऑफ स्टेज डिलेज, मैक्स ऑफ स्टेज डिलेज प्लस बफर डिले भी यहां पर है तो वो भी ऐड कर देंगे, प्लस बफर डिले भी यहां पर ऐड कर देंगे। सो निकाल दो भाई, मैक्स ऑफ कितनी 150, 120, 150, 120, 160, 140, ठीक है। तो ये है, तो इनमें से मैक्स क्या है मेरा 160 है, 160 नैनो सेकेंड प्लस 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 बफर डिले क्या था मेरा 5 नैनो सेकेंड प्लस 5 नैनो सेकेंड, कितना हो जाएगा 165 नैनो सेकेंड, ठीक है। ये तो साइकिल टाइम आ गया, ठीक है। सो आपको एग्जीक्यूशन टाइम निकालना है, जो डेटा आइटम्स है आपके, जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, एन की वैल्यू कितनी है 1000 है, कितनी है 1000 है, ठीक है। एन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है इस 4 स्टेज के पाइपलाइन प्रोसेसर पर। सो एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर क्या आ जाएगा आपका, फॉर्मूला है k प्लस n माइनस 1 इंटू टीपी, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 4 है, 4 सेगमेंट पाइपलाइन प्रोसेसर है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 1000 है, ठीक है। 1000 माइनस 1 यानी कि 999 एंड मल्टीप्लाइड बाई टीपी कितना है मेरा 165 नैनो सेकेंड है, ठीक है, 165 नैनो सेकेंड है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 1003 इंटू 165 नैनो सेकेंड, ठीक है। नैनो सेकेंड 10 टू की पावर माइनस 9 और ये 10 टू की पावर 3 नियर अबाउट है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 165.5 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, 165.5 माइक्रो सेकेंड, ओके, अंडरस्टूड। सो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, डी रॉन्ग। सो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है यहाँ पर, और इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझ लेना है अच्छे से और फिर उसको सॉल्व करना है। ये आपका अगला क्वेश्चन है, आई थिंक आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो ट्राई करो एक बार इसको, ट्राई करो। तो मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट्स दे रहा हूँ, 2 मिनट्स दे रहा हूँ, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो एक बार, खुद से ट्राई करो फटाफट, क्या आएगा इसका आंसर बताओ, खुद से ट्राई करो एक बार, आंसर बताओ मेरा क्या आएगा। तो कर ले जाओगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं बिल्कुल लाइव क्लास का फील दे रहा हूं आपको, बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, वी हैव 2 डिजाइंस D1 एंड D2 फॉर ए सिंक्रोनस पाइपलाइन प्रोसेसर। D1 हैज 5 पाइपलाइन स्टेजेस with execution times of 3 nanosecond, 2 nanosecond, 4 nanosecond, 2 nanosecond and 3 nanosecond। यानी D1 जिसमें 5 पाइपलाइन स्टेजेस हैं, मतलब नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने हैं 5 हैं, और हर एक स्टेज का जो स्टेज डिले है वो डिफरेंट है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म पाइपलाइन प्रोसेसर है। while the design D2 has 8 pipeline stages, यहाँ पर 8 pipeline stages है, k की वैल्यू यहाँ पर 8 है, each with 2 nanosecond एग्जीक्यूशन टाइम, बट हर एक स्टेज डिले का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो यूनिफॉर्म है, 2 नैनोसेकंड है, ठीक है। हाउ मच टाइम कैन बी सेव्ड, ओके, यूजिंग डिजाइन D2 ओवर डिजाइन D1 फॉर एग्जीक्यूटिंग 100 इंस्ट्रक्शंस। अगर 100 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाए डिजाइन D1 और D2 पर इन सारे कॉन्फ़िगरेशंस के साथ में, तो कितना टाइम सेव कर सकते हैं, कैन बी सेव्ड यूजिंग डिजाइन D2 ओवर डिजाइन D1। अगर D1 की जगह D2 को यूज करें तो कितना टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है।
सो आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुतों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। अलग अलग दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करना है, फिर माइनस कर देना है, ठीक है। फिर क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है। सो ठीक है, चलो मैं भी कर लेता हूँ, आप भी करो मेरे साथ। D1 का एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करते हैं। D1 का एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करते हैं। D1 में कितनी स्टेजेस हैं आपकी, 5। D1 में कितनी स्टेजेस हैं, 5 पाइपलाइन स्टेजेस। K की वैल्यू कितनी है, 5 है। विद एग्जीक्यूशन टाइम्स ऑफ 3 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड, मतलब हर किसी का अलग अलग एग्जीक्यूशन टाइम है। सो TP इक्वल टू कैसे करके निकालोगे, मैक्स ऑफ स्टेज डिलेज, मैक्स ऑफ स्टेज डिलेज। ओके, तो मैक्स क्या है इन सारी स्टेज डिलेज का, मैक्स क्या है इन सारी स्टेज डिलेज का बताओ। 3, 2, 4, 2, ओके 3, 2, 4, 3, 2, 4, 2, 3। सो मैक्सिमम मेरा है 4 नैनो सेकेंड। हाउ मच, 4 नैनो सेकेंड। मैक्सिमम कितना है इन सारी स्टेज डिलेज का, 4 नैनो सेकेंड है, ठीक है। सो एग्जीक्यूशन टाइम निकाल लो, और कितने इंस्ट्रक्शंस, एन की वैल्यू कितनी है, 100 है। सो एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ D1 निकाल दो, कितना आएगा। फॉर्मूला वही है, K प्लस N माइनस 1 इंटू साइकिल टाइम ऑफ P। ओके, D1 है, ठीक है। सो K की वैल्यू कितनी है, 100, करो फटाफट, प्लस K की वैल्यू 100 नहीं, K की वैल्यू है 5 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर है ना, प्लस 100 माइनस 1 99 एंड 4 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा, कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा ये, 99 प्लस 4 104 इंटू 4 नैनो सेकेंड, कितना हो जाएगा, 216 नैनो सेकेंड, ठीक है। 216 नैनो सेकेंड हो गया, अंडरस्टूड। D2 का निकाल दो भाई, D2 का निकाल दो। D2 में कितने स्टेजेस हैं आपकी, K की वैल्यू कितनी है, 8 है। हर एक स्टेज का जो आपका स्टेज डिले है वो यूनिफॉर्म है, तो TP वही जो स्टेज डिले है वही आ जाएगा 2 नैनो सेकेंड। एन की वैल्यू यहाँ पर भी आपकी कितनी है, 100 है, फॉर्मूला सेम है। एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ D2 निकाल दो फटाफट। K की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस 99, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, यहीं पर लगा दो, 8 प्लस 99, 100 माइनस 1 99, एंड कितना है फिर आपका ये TP कितना है, 2 नैनो सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, 99 प्लस 8 107 मल्टीप्लाइड बाई 2 नैनो सेकेंड, कितना हो जाएगा ये आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 214। सो ये यहाँ पे गलत कैलकुलेट कर देना, 416 होगा ये, ठीक है। 104 इंटू 4 कितना होगा, 216 थोड़ी होगा, 416 नैनो सेकेंड होगा, ठीक है। सो अगर D2 की जगह D1 को यूज करें, ठीक है, यूजिंग डिजाइन D2 ओवर डिजाइन D1 फॉर एग्जीक्यूशन, ओके, D2 ओवर डिजाइन D1। सो D2 का जब यूज कर रहे हैं तो 240 नैनो सेकेंड लग रहा है, D1 का यूज करें तो 416। तो अगर D1 की जगह D2 यूज करेंगे तो कितना टाइम सेव कर सकते हैं, 416 माइनस 214 इक्वल टू 202 नैनो सेकेंड का टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 240 नैनो सेकेंड, नो, ऑप्शन बी इज राइट हेयर, सी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, गुड। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को डील करो, इसके बाद, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको डील करो फटाफट। क्या आएगा इसका आंसर, खुद से एक बार करने की कोशिश करो, ठीक है, खुद से एक बार करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। तो मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट्स दे रहा हूँ, 2 मिनट्स दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, खुद से करने की कोशिश करो एक बार इस क्वेश्चन को, देन आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन हियर ओनली। खुद से टाइम लगाओ, बिल्कुल लाइव का फील लो, ठीक है, और बढ़िया से मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो, खुद से मतलब करो, और मैं चाहता हूं आप कमेंट भी करो कि सर आपने जो 2 मिनट दिए थे उस 2 मिनट में मैंने क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिया,
या मैंने विद इन 2 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व किया या उससे पहले सॉल्व किया, ठीक है। सो बढ़िया क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है वही सारे कॉन्सेप्ट बट थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंजेस कर दिए, थोड़ा लेंथी बना दिया क्वेश्चन, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से करो। इसके बाद हम डिपेंडेंसीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर डिपेंडेंसीज में आपका स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसीज, कंट्रोल डेटा डिपेंडेंसी, डेटा डिपेंडेंसीज मतलब हजार्ड्स, वही एंटी आउटपुट और ट्रू डिपेंडेंसी, ठीक है। तो हजार्ड्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर क्वेश्चंस करेंगे उससे एक दो जो भी वहाँ पर होंगे, फिर जो आपकी इंपॉर्टेंट है मैपिंग टेक्निक्स वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 19th लेक्चर में, फिर 20 लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सो एक तरीके से ये आपका महा रिवीजन सीरीज भी कह सकते हो, मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज भी कह सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा, थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन सॉल्व करो खुद से और कमेंट में बताना कि हाँ सर इस टाइम में हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, तब मजा आएगा। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इन ए प्रोसेसर इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। इंस्ट्रक्शन फेच, वो स्टेजेस का नाम भी गिवन है, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक, ओके। These stage takes 5, 4, 20, 10 and 3 nanosecond different stage delays है हर एक stage का respectively. A pipeline implementation of the processor requires buffering between each pair of consecutive stages with a delay of 2 nanosecond buffer delay भी given है. 2 pipeline implementation of the processor are contemplated in naive pipeline implementation with 5 stages and efficient pipeline EP where the OF stage is divided into stages OF1 and OF2 with execution times of 12 nanosecond and 8 nanosecond respectively. The speed of correct to 2 decimal places achieved by EP over NP. EP over NP, ठीक है। इस EP over NP in executing 20 independent instructions with no hazard is, okay, EP over NP, ठीक है, achieved by EP over NP। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ET एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ NP डिवाइड बाई एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ EP, ठीक है। क्योंकि हमें कितना स्पीड अप अचीव किया EP ने ओवर NP, तो परफॉर्मेंस ऑफ EP डिवाइड बाय परफॉर्मेंस ऑफ NP, तो परफॉर्मेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एग्जीक्यूशन टाइम के, वहां से निकालोगे तो फॉर्मूला निकल आएगा। तो चलो कर भी लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट्स आपके ओवर हो गए, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो NP का पहले एग्जीक्यूशन टाइम निकाल लेते हैं, NP के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। सो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी है, 5 है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी है, 5 है। N की वैल्यू कितनी है, 20 है, ठीक है। N की वैल्यू कितनी है, 20 है। TP कितना आ जाएगा भाई, TP इक्वल टू मैक्स स्टेज डिलेस, इन सबका मैक्स स्टेज डिलेस कितना है, 20 है, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो 20 है, ठीक है। तो प्लस बफर डिले भी गिवन है कितना, 2 नैनोसेकंड, तो इसको भी ऐड कर दिया, कितना हो गया, 22 नैनोसेकंड हो गया, 22 नैनोसेकंड हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग सब कुछ हमारे पास है, एग्जीक्यूशन टाइम निकाल लो ऑफ NP, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ NP निकाल लो। तो फॉर्मूला क्या है, K प्लस N-1 इंटू TP। तो K की वैल्यू कितनी भाई, 5 प्लस 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 19 हो जाएगा, इंटू TP कितना हो जाएगा, 22 नैनोसेकंड। तो फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, ये 24 इंटू 22 नैनोसेकंड, तो कितना हो जाएगा, 24 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 528, कितना हो जाएगा भाई, 528 नैनोसेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये तो NP का आ गया। अब EP का निकाल लो, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ EP। सो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो सेम ही है 20,
लेकिन नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, क्योंकि OF आपके दो में डिवाइड कर गया, OF1 एंड OF2 में, ठीक है। तो यहाँ पे TP कैसे निकालोगे, मैक्स ऑफ स्टेज डिलेस, स्टेज डिलेस 5 6 हो गई, 4 20 आपका डिवाइड हो गया 12,8 में, देन 10,3 प्लस बफर डिले यहाँ पर भी ऐड करेंगे, तो बफर डिले कितना था, यहाँ पर भी 2 नैनो सेकेंड है, तो कितना हो जाएगा आपका ये, बाकी सब तो सेम है ना, कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 नैनो सेकेंड कितना हो जाएगा 14 नैनो सेकेंड, ठीक है। निकाल दो फॉर्मूले में रख के, और करना क्या है, ET EP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ET EP इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला वही है, K प्लस N माइनस 1 इंटू TP, K की वैल्यू यहाँ पे 6 है, प्लस 19 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 14 नैनो सेकेंड हो जाएगा, तो 19 प्लस 6 25 हो जाएगा, 25 इंटू 14 नैनो सेकेंड कितना हो जाएगा, ये 25 इंटू 14 कितना होगा, कैलकुलेट करो फटाफट, मल्टीप्लाई करो, 4 5 20, 2 4 2 8 10, 1 5 5, 1 2 2, कितना हो जाएगा 0 5 3, 350 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 350 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो फॉर्मूले में रख दो ET/NP अपॉन ET/EP, तो ET/NP कितना है 528 और ET/EP कितना है 350, डिवाइड कर लो, कितना आएगा इसका आंसर, डिवाइड करो फटाफट, कितना आएगा, जल्दी से डिवाइड करो फटाफट, कितना आएगा, सो 528 डिवाइड बाई 350, 1.50, कितना आ जाएगा 1.50, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1.50, 2 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा है, सो 1.50, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे डील करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, मास्टर कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहते हैं, बस क्वेश्चन को आपको समझ लेना है कि उसमें आपसे कहा क्या गया और आपको कैसे उसको डील करना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग पाइपलाइनिंग भी डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टॉल, साइकिल्स और ये सब चीज़ें, हजार्ड्स वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। पाइपलाइन प्रोसेस में हर एक इंस्ट्रक्शन अगर एक साइकिल ले रहा है तो परफेक्ट, अगर एक से ज़्यादा साइकिल लग रहा है डेफिनेटली वो स्टॉल साइकिल्स को शेयर कर रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस पर भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। सो अभी तक हम लोग लेक्चर 1 से लेके 4 तक में इंट्रोडक्शन पूरा कवर कर चुके हैं विद डिटेल्ड डिस्कशन, ओके, विद डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, इंस्ट्रक्शन साइकिल और इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 6 7 8 में डिस्कस कर चुके हैं, और जितने भी क्वेश्चंस गेट में यहाँ से बने हैं वो डिटेल्ड मैनर में डिस्कस कर चुके हैं, फ्लैग्स को डिस्कस कर चुके हैं, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, एड्रेसिंग मोड को 10 और 11 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसके भी जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जिस टाइप के बन सकते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, इंटरप्ट डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, CPU ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर चुके हैं, 14 में 14-15 लेक्चर में कंट्रोल यूनिट डिस्कस कर चुके हैं, दोनों ही कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने पाइपलाइनिंग, डिजाइनिंग ऑफ पाइपलाइनिंग, परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइनिंग और, ठीक है, पाइपलाइनिंग क्या होती है वो डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर 17 और 18 लेक्चर में मैं यहाँ पे डिपेंडेंसीज इन पाइपलाइनिंग में 2 लेक्चर यहाँ पे हज़ार डिस्कस करूँगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग डिपेंडेंसीज डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल और कंट्रोल और डेटा, ठीक है। और 19th लेक्चर में मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में कैश मैपिंग टेक्निक डिस्कस करेंगे, 20 में DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस, ये रोड मैप रहने वाला है। सो अभी 4 लेक्चर्स और आने वाले हैं आपके, ठीक है, 17, 18, 19, 20, ओके। सो सबको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सेशन को शेयर करो, अपने सारे दोस्तों तक पहुँचाओ, जिससे कि सारे के सारे बच्चे बेनिफिटेड हो पाएँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।